हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आर के नारायण का लिखा हुआ एक नॉवल द गाइड। दोस्तों, द गाइड एक बहुत ही बेहतरीन और आर के नारायण का सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा, जिसको हम इनका मास्टरपीस कह सकते हैं, ऐसा नॉवल है। और ये 1958 में लिखा गया था। इस पे इसी नाम की एक मूवी भी बन चुकी है 1965 में। लेकिन हम पहले बात करेंगे आर के नारायण के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं पहले आर के नारायण की। आर के नारायण वॉज अ वेरी प्रोलिफिक इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश राइटिंग को नए आयाम दिए। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। He was born in 1906 and died in 2001 in चेन्नई, तमिलनाडु। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और कहानियाँ लिखी, जैसे कि द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए इनको 1951 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। द गाइड नॉवल इन्होंने 1958 में लिखा और यही इनका मास्टरपीस माना जाता है। ये एक बहुत ही चर्चित कहानीकार भी रहे हैं। इनकी मालगुडी डेज नाम से एक कहानियों की पूरी सीरीज़ है, बुक ऑफ स्टोरीज़, जिसमें स्वामी हीरो है और इसको हमने दूरदर्शन पे भी देखा हुआ है। तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको टेलीकास्ट भी किया गया है। द गाइड नॉवल पे एक मूवी बन चुकी है। देवानंद और वहीदा रहमान उनके मुख्य कलाकार थे। उनके बाकी नॉवेल्स और कहानियों की तरह द गाइड की जो सेटिंग है वो भी मालगुडी नाम का एक सिटी है, जो कि इंडिया के साउथ में, यानी कि साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। लेकिन ये एक पूरी तरह से फिक्शनल टाउन है, यानी कि ऐसा जो टाउन पूरी दुनिया में इस नाम का कोई टाउन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आर के नारायण की कहानियों के लिए उनका एक पेट टाउन है। वो उनकी सारी कहानियाँ इसी जो टाउन पे सेटिंग उनकी इसी में घटित होती थी, सारी कहानियाँ। तो ये जो नॉवल है उसका थीम, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो फैमिली रिलेशनशिप दिखाता है, मगर बाद में ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होता हुआ अंत में ये जो राजू हमारा प्रोटैगनिस्ट या हमारा जो हीरो है, उसे एक स्वामी, एक होली मैन, एक गॉड मैन, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरों को रास्ता दिखाने वाला एक सन्यासी के तौर पे हमें उसे दिखाता है, जो कि टूरिस्ट गाइड से बदलकर जिंदगी का गाइड बन जाता है, यानी कि वो जिंदगी का मार्गदर्शक बन जाता है जो लोगों को रास्ता दिखाता है। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो नॉवल में 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक तो है राजू, ये हमारा मुख्य कलाकार है, मुख्य कैरेक्टर है, सॉरी, और जिसको हम प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। एक यहाँ पे रोज़ी है और मार्को। रोज़ी और मार्को दोनों पति पत्नी हैं। रोज़ी एक डांसर है भरतनाट्यम की, वो बहुत अच्छी एक डांसर है और वो एक डांसर्स की फैमिली से बिलोंग करती है, जिसको कि सोसाइटी में कोई अच्छा दर्जा प्राप्त नहीं था। मार्को वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी कि जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो एक किताब लिख रहा है। इसी सिलसिले में वो लोग मालगुडी में आते हैं और कुछ देर रुकते हैं और यहीं पे ही राजू और रोज़ी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो नॉवल की कहानी शुरू होती है जब कहानी का क्लाइमैक्स होता है, यानी कि ये सारी जो कहानी है वो हम फ्लैशबैक के रूप में इसका पहले वाला पार्ट सुनेंगे। राजू एक मंदिर के बाहर एक पत्थर पे बैठा है। उसके पास वेलन, जो एक साधारण सा देहाती लड़का है, वो बैठा है। ये मंगल गांव की सेटिंग है। मंगल या मंगला, इस तरह से इसको दिखाया गया है। ये जो गांव है ये सरयू नदी के किनारे पे स्थित है। कहानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों लेवल पे चलती है। पास्ट को राजू खुद नरेट करता है और प्रेजेंट का एक्शन तो एक, इसको हम ओमनिशिएंट ऑथर की टेक्निक कहते हैं, उसके थ्रू दिखाया गया है, जिसमें ऑथर हर जगह पे प्रेजेंट होता है और खुद नरेट करता है स्टोरी को।
कहानी में हमें पता चलता है कि राजू का बचपन मालगुडी में बीता है, जिसमें उसको शुरुआत में ही उसके पिता पढ़ना लिखना सिखाते हैं और फिर वो एक मास्टर के द्वारा पढ़ता है जिसको पयोल स्कूल कहा जाता है। उसके पिता एक दुकानदार हैं और मालगुडी में रेलवे स्टेशन बनने के बाद उनकी 2 दुकानें हो गई है। इसके लिए राजू को स्कूल से निकाल लिया जाता है और राजू प्लेटफॉर्म वाली दुकान पर भेज दिया जाता है। दूसरी शॉप पर उसके पिता बैठते हैं, मगर क्योंकि राजू को ये काम पसंद नहीं आता और वो टूरिस्ट गाइड बन जाता है। फिर उसके पिता मर जाते हैं और उसका जो दुकान है वो एक तरह से बंद हो जाती है। उसको टूरिस्ट का काम अच्छा लगता है तो वो टूरिस्ट गाइड बन जाता है जो टूरिस्ट को घर, होटल, टूरिस्ट प्लेसेस दिखाता है। यहाँ पे उसे रेलवे राजू के नाम से पुकारा जाता है। एक बार एक मैरिड कपल मार्को और रोज़ी मालगुडी में आते हैं। राजू रोज़ी की ब्यूटी से बहुत फैसिनेट होता है। राजू को पता चलता है कि रोज़ी एक डांसर है, मगर मार्को उसको कुछ अजीब सा लगता है। कहानी में उसको जो उसका नाम है मार्को वो राजू नहीं दिया है, वो उसको मार्को पोलो जो कि एक ट्रैवलर था उसके नाम पे राजू उसको मार्को पोलो कहता है। वो कुछ अजीब सा लगता है, उसे सिर्फ पुरानी गुफाओं और इमारतों में इंटरेस्ट है। उसे आम इंसान, उसके इमोशंस, अपनी बीवी, उसके जज्बात, उन सब किसी चीज़ की कोई ख़ास परवाह नहीं है। इसलिए उन पति पत्नी का रिलेशन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। राजू उनका टूरिस्ट गाइड बन जाता है। रोज़ी राजू को कोबरा डांस देखने के लिए ले जाने को कहती है, मगर मार्को उसके साथ नहीं जाना चाहता। रादर वो पुरानी गुफाओं में रिसर्च करना चाहता है। मार्को को वहीं पे छोड़ उस गुफाओं की रिसर्च के लिए रोज़ी को राजू गफूर अपने दोस्त जो कि एक ड्राइवर है उसकी कार में कोबरा या सपेरा डांस दिखाने के लिए ले जाता है। सपेरा अपनी बीन की धुन पर जब सांप को नचाता है तो रोज़ी भी वही डांस करने लग जाती है। यहाँ राजू को एहसास होता है कि रोज़ी में एक डांसर, महान डांसर बनने के सब गुण हैं। अगले दिन मार्को को मालगुडी के आसपास की गुफाएं देखनी है तो राजू उन्हें पीक हाउस में ठहरा देता है क्योंकि वहाँ पे एक ही दिन में नहीं पहुँचा जा सकता। यहाँ मार्को अपनी रिसर्च में बिजी रहता है और रोज़ी और राजू का अफेयर शुरू हो जाता है। मार्को अपनी रिसर्च के लिए कुछ दिन वहीं पे ही रहना चाहता है और राजू और रोज़ी उसका सामान लाने के लिए आनंद भवन मालगुडी में जाते हैं। और इस तरह से मार्को का सामान उसे देके उन दोनों लवर्स को 1 महीना इकट्ठे बिताने को मिलता है और जब तक मार्को की रिसर्च चलती रहती है और इसी दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। कभी कभी रोज़ी को लगता है कि वो गलत कर रही है, फिर मार्को को धीरे धीरे इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है और अपना काम ख़त्म होने के बाद वो रोज़ी को मालगुडी स्टेशन पर ही छोड़ कर चला जाता है और रोज़ी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो राजू के घर चली जाती है। जब रोज़ी राजू के घर पे डांस की प्रैक्टिस करती है तो राजू की माँ को ये अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमन है। मगर राजू ने तो ये कसम खाई है कि वो उसे दुनिया की सबसे अच्छी डांसर बनाएगा। माँ के मना करने के बावजूद भी राजू नहीं समझता तो उसकी माँ अपने भाई को बुलाती है और उसके भाई के समझाने पे भी जब रोज़ी डांस करना बंद नहीं करती तो वो अपनी बहन को यानी कि राजू की माँ को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसकी माँ एक नाचने वाली के साथ रहना अच्छा नहीं समझती। अब राजू और रोज़ी एक पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। रोज़ी घर संभालती है और राजू काम करता है, मगर कुछ दिनों के बाद रोज़ी ये सब करती हुई थक जाती है और वो राजू को कहती है कि वो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। राजू उसे नलिनी नाम देता है और उसको पहला चांस एल्बर्ट मिशन स्कूल जो कि एक मालगुडी में स्कूल है वहाँ पे डांस करने में मिलता है उसके एनुअल डे पे। उसके बाद उसे एक के बाद एक शो मिलने शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी परफॉर्मर, स्टार परफॉर्मर बन जाती है। उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, वो बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर रख लेते हैं। रोज़ी बहुत पॉपुलर हो जाती है। राजू उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र और उसके शोज़ बुक करता है और बड़े अच्छे से करता है। मगर राजू की लाइफ में एक चेंज आता है। अब वो एक बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए वो एक अय्याश किस्म का आदमी में बदल जाता है। वो एक लैविश लाइफस्टाइल अपना लेता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और ये सब भूल जाता है कि मार्को अभी भी ज़िंदा है। फिर उसे एक दिन मार्को की लिखी एक किताब का पार्सल मिलता है जिसमें उसको भी रिसर्च का क्रेडिट दिया गया है रेलवे राजू के नाम से। किताब का नाम है द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया।
राजू ये बुक रोज़ी को ना दिखा के छुपा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि रोज़ी मार्को के पास ना चली जाए। मगर जब ये बात रोज़ी को पता चलती है तो वो राजू पे बहुत नाराज़ होती है और उनके रिलेशनशिप में एक दरार आने लगती है। कुछ दिनों के बाद मार्को के लॉयर के द्वारा उनको एक पार्सल मिलता है जो राजू रिसीव करता है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे रोज़ी के सिग्नेचर चाहिए। राजू ये बात भी रोज़ी से छुपा लेता है और ख़ुद ही रोज़ी के फ़र्ज़ी सिग्नेचर करके वो ये डॉक्यूमेंट भेज देता है। बट मार्को रोज़ी के सिग्नेचर्स पहचानता है और इसलिए उसने जब ये बात उसके नोटिस में आती है तो वो राजू पे केस कर देता है। रोज़ी बहुत निराश होती है और वो कहती है कि वो राजू को ज़रूर छुड़वाएगी, मगर उसके बाद वो राजू के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो एक अच्छा वकील करती है मगर फिर भी राजू केस हार जाता है और उसे 2 साल की सज़ा हो जाती है। रोज़ी अब राजू से दूर हो जाती है। जेल में अखबारों के थ्रू राजू को पता चलता है कि नलिनी की प्रसिद्धि सारी दुनिया में फैल रही है। अब वो हर जगह शो कर रही है और इस बात से उसे जेलसी भी होती है कि वो उसके बिना भी इतनी अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है। जेल में उसका पुराना एक्स सेक्रेटरी मनी उसे मिलने आता है, जिससे उसे पता चलता है कि नलिनी वो शहर छोड़ के जा चुकी है। वो सब कुछ बेचकर सिर्फ मार्को की किताब अपने साथ ले गई है, मगर फिर भी वो मार्को से कभी नहीं मिलती। राजू को इस बात से खुशी होती है। जेल से छूटने के बाद वो एक वीरान और पुराने मंदिर में जाता है और वहाँ बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ मंगल गांव का एक सीधा सा आदमी वेलन उसे कोई संत या स्वामी समझ लेता है और अपनी बहन की शादी ना करने की प्रॉब्लम उससे डिस्कस करता है। राजू उसकी बहन को लाने को बोलता है और राजू जब उसे समझाता है तो वो लड़की मान जाती है। वो लड़की वेलन की हाफ सिस्टर है, यानी सौतेली बहन है, लेकिन उसे बहुत प्यार करता है। सारे गांव को ये बात पता चलती है तो लोग उसे एक महात्मा का दर्जा दे देते हैं। बहुत लोग उसके दर्शनों के लिए आना शुरू कर देते हैं। लोग उसे खाना भी देते हैं। राजू ऐसे तो बहुत खुश है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ संत बनने का दिखावा ही कर रहा है, क्योंकि इसकी ये भी एक वजह थी, उसे और कोई काम नहीं आता। राजू संतों की तरह दाढ़ी मूछ वाली एक ट्रेडिशनल लुक इख्तियार कर लेता है। लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके धीरे धीरे उसके पास आना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर इसी तरह से सब कुछ अच्छा चलता रहता है। फिर एक बार उस गांव में बारिश नहीं होती, फसलें सूख जाती है, अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं। गांव का जो बनिया है वो बहुत ज़्यादा दाम पे सामान बेचने लगता है, जिस वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। यहाँ पे राजू जो अब स्वामी बन चुका है, वो वेलन के भाई से, जो कि बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो एक मंद बुद्धि लड़का है, उसे कहता है कि गांव वालों से कहो कि वो लड़े मत, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगा। इस मैसेज को वो किसी गलत तरह से गांव वालों को इंटरप्रेट कर देता है और वो कहता है कि स्वामी जी तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अब गांव वाले ये सुन के ये समझते हैं कि राजू बारिश ना होने की वजह से उपवास करना चाहता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजू ने इसी तरह से मिलती जुलती एक कहानी एक बार उनको सुनाई थी जिसमें उपवास रखने से बारिश हो जाती है। अब गांव वाले चाहते हैं कि राजू भी वैसा ही उपवास करे ताकि बारिश हो जाए और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। वो उसका कंपैरिजन महात्मा गांधी से भी करते हैं। राजू सब समझ आता है और वहाँ से भागने की भी सोचता है, क्योंकि उसे पता है भूखे रहने से बारिश नहीं हो सकती। वो वेलन को अपनी सारी ज़िंदगी की कहानी बताता है कि किस तरह से एक लड़की के चक्कर में वो जेल भी जा चुका है और वो किस तरह से गांव में आके अचानक से गलती से स्वामी बन गया। मगर वेलन इससे उसका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। राजू की पब्लिसिटी दूर दूर तक फैल जाती है और बड़े बड़े जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स मंदिर में आने लगते हैं। उपवास शुरू हो जाता है। दूर दूर से लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए आते हैं। पहले दिन तो खाने की खुशबू सूंघकर उसका खाने का बहुत मन करता है और वो रात को कुछ मंदिर में पड़ा भोग का प्रसाद खा लेता है। मगर दूसरे दिन लोगों ने खाना रखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो मंदिर में उपवास चल रहा है। ये सब देख के राजू डर जाता है कि वो किस तरह से भूखा रहेगा, मगर वो अपने मन को समझाता है और अब वो खाना खाना नहीं चाहता। अब वो भूखा रहना एंजॉय शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे इसमें संतुष्टि मिलने लगती है। भीड़ और बढ़ने लगती है।
बाहर के देशों के लोग भी खूब आ रहे हैं। सरकार के पास उसके रेगुलर अपडेट्स जा रहे हैं, डॉक्टर मुकर्रर किए गए हैं, राजू के रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं। 11वें दिन वो अपने 2 शिष्यों की मदद से गांव के नदी के स्टेप्स तक पहुंचता है और उसके 2 शिष्य जो हैं उन्हें गोद में बच्चों की तरह उठा के ले जाते हैं। और जब वो नदी तक पहुंचता है, उसके स्टेप्स में वो खड़ा होता है, तो वो वेलन को कहता है कि देखो पहाड़ों पर बारिश हो रही है और मुझे वो अपने पैरों पर फील हो रही है। इसके बाद वो गिर जाता है। यहीं पे ये नॉवल ख़त्म हो जाता है। नॉवल की एंडिंग नॉवल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं जिसका जवाब हमें नहीं दिया गया। पहला ये कि राजू सिर्फ बेहोश हुआ है या फिर मर गया है, और दूसरा ये कि क्या बारिश सच में हो रही थी या फिर बीमारी और भूख की वजह से राजू को ऐसा भ्रम लग रहा था। आर के नारायण ने इसी एम्बिगुअस ओपन एंडिंग के साथ नॉवल ख़त्म किया है ताकि हम किसी भी तरह से इसको इमेजिन कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि राजू को जो बारिश नज़र आई वो एक स्पिरिचुअल ब्लिस या फिर हम कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक खुशी है, जो कि एक इम्परफेक्ट कॉमन मैन से एक परफेक्शन की ओर जाने वाला एक्ट था। वो एक संपूर्णता की तरफ चल रहा था। यही चीज़ वो उस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा था और जिसकी खोज में हम मानते हैं कि सारी दुनिया लगी है। हमारे साधु संत सन्यासी योगी सब इसकी खोज में लगे हैं और ये ह्यूमैनिटी का एक अल्टीमेट अंतिम लक्ष्य मानी जा सकती है। द गाइड हमें एक ऐसे इंसान की जर्नी दिखाती है जो कि एक टूरिस्ट गाइड से एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। एक टूर गाइड के तौर पर वो एक करप्ट, अनप्रिंसिपल्ड और फ्रॉड है, मगर जेल जाने के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो बाहर एक केयरफुल, समझदार और सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान, होली मैन, एक संत बना देता है उसे। ना ही तो वो असल में एक फ्रॉड था और ना ही पूरी तरह से संत था, मगर ये एक थॉटफुल, एक आध्यात्मिक, एक चिंतन करने वाली यात्रा है जो इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर जाने का इशारा करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आप हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप हमारे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक